नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। दलहनी फसलों का करे बचाव हरदा रोग से। श्री विधि और बोरो धान की खेती के लिए उपयोगी यंत्र है पैडल से ड्रम। और जैविक खाद का उपयोग कर सफल किसान बने मुंगेर के लाल बहादुर। किसान भाइयों, इन दिनों तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसे में चना, मटर और मसूर जैसे फसलों में हरदा रोग के आक्रमण की काफ़ी संभावना बनी रहती है। खासकर टार क्षेत्रों में हरदा रोगों का प्रकोप ज़्यादा देखा जा सकता है। इसके प्रकोप की संभावना फरवरी माह तक बनी रहेगी। इस रोग का मुख्य लक्षण है दलहन पौधों के पत्तियों, टहनियों एवं फलियों पर गोलाकार प्याली नुमा सफ़ेद भूरे रंग के फफोले बनते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं और अंततः पौधों को सुखा देते हैं। इस रोग से कैसे बचाव किया जाए, इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं राजीव कुमार, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, बिहार सरकार, पटना। जो भी किसान अपने यहाँ दलहनी फसल की खेती किए हैं, उनमें एक प्रमुख समस्या जो उनके खेतों में दिखाई पड़ रही है वो हरदा रोग है। खासकर जो टाल क्षेत्रों में जो किसान अपने दलहनी फसल लगाए हैं, मसूर या चना या फिर मटर, उस खेतों में एक जो हरदा रोग लगा है उसका प्रारंभिक जो उपचार है वो करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। फूल गोभी के प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं कुआरी, पटना अरली, पूसा कतकी, पूसा दिवाली, हाजीपुर आगात और सबौर अग्रिम। आप इन प्रभेदों को अपनाकर खेती करते हैं तो फसलों की अच्छी पैदावार होती है। किसान भाइयों, इन दिनों बोरो धान की रोपनी का समय चल रहा है। ऐसे में आप पैडल्स ड्रम का उपयोग कर सीधी धान की बुआई कर सकते हैं। अगर श्री विधि से भी बुआई करते हैं तो पैडल्स ड्रम काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जी हाँ, पैडल्स ड्रम से खेती करने के लिए धान को फुलाकर ड्रम में रखकर गीली खेत में चला दें। इससे बीचरे निश्चित दूरी पर गिर जाते हैं और समय और श्रम की दोनों की ही बचत होती है। सफलता के इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं जिला मुंगेर के प्रगतिशील किसान लाल बहादुर। ये नौकरी के साथ साथ अपने घर में ही नर्सरी और फूलों की खेती करते हैं। इनका कहना है कि अपने फसलों में जैविक खाद का उपयोग करते हैं और प्रत्येक सीजन में नर्सरी से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। मैं अपने खेत में कुछ फूलों की खेती करता हूं। उसमें मैं मुख्य रूप से रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं के बराबर कर करके हम जो है सो मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम जो है सो गुलाब का खेती कर रहा हूं। इससे मुझे सालाना मतलब इसमें हमारा करीब 10,000 रुपये का लागत लगा है और सालाना इससे हमको 20 से 25 हज़ार की आमदनी हो जाती है। मैं इन फूलों में लगने वाले खरपात के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं मैनुअली खुरपी से ही खरपात का नियंत्रण करता हूं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अंटाघाट हरियाली सब्जी मंडी, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के भाव। आलू 650 रुपये से 750 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1600 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 3200 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2600 रुपये प्रति क्विंटल, बंद गोभी 500 रुपये प्रति क्विंटल और लाल मिर्च 3000 रुपये प्रति क्विंटल। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा और दिन में खिली धूप भी निकल सकती है। कल बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन हमारे यहाँ का एक बड़ा व्यवसाय है और जैसा कि माना जाता है कि बिहार से मधुमक्खियों का जो मध है वो दूसरे प्रदेशों में प्रसंस्करण के लिए भेजा जाता है। तो इतनी अधिक मात्रा में मधु का उत्पादन यहाँ है कि क्या कहा जाए। और ऐसे में एक रास्ता बनता है कि हम मधुमक्खी पालन करें, एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करें। तो इसको लेकर हमारे कई कृषक बंधु बहुत ही जागरूक हैं। जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में भी लालसा होगी कि हम भी कुछ इस तरह का करें कि एक बड़ा व्यवसाय हमारे लिए खड़ा हो, एक अच्छा उत्पादन इससे मिले और आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है वो सुधर जाए। तो इसी से संदर्भित आज हम बातचीत कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने साहब, वरीय वैज्ञानिक हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हम आपका स्वागत करते हैं। और चूँकि इस विषय के आप विशेषज्ञ हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय है क्या दरअसल में? तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में बहुत सालों से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय चल रहा है। और इसमें ये ऐसा व्यवसाय है कि जो ग्रामीण बेरोजगार युवक है, ग्रामीण बेरोजगार महिलाएं हैं, उनके लिए एक अच्छा आमदनी का स्रोत है। इसमें खर्चा कम है और आमदनी अधिक है। साथ साथ जो आपका गांव में इधर उधर घूमने में वगैरह जो टाइम जाता है वो अननेसेसरी वेस्ट न करते हुए आपको ज़्यादा घर बैठे हुए मधु का उत्पादन करने के लिए ये एक अच्छा पूरक व्यवसाय है। इसमें मधुमक्खी का जब हम पालन करते हैं तो मधु के साथ साथ हमको मोम, पराग, प्रोपोलिस, डंकविश आदि चीज़ें हमको प्राप्त होती है। मधु को हम अमृत कहते हैं क्योंकि मधु छोटे शिशुओं को, वृद्ध लोगों को, बीमार लोगों को खिलाया जाता है। साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब उसे दूध में मिलाकर खिलाया जाता है तो संपूर्ण आहार हो जाता है। इस तरह मधु को अमृत कहा जाता है और ये ग्रामीण लोगों के लिए एक अच्छा रोजगार साबित हुआ है। आमदनी ज़्यादा है और खर्चा कम है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खियों में भी अलग अलग प्रजातियां होती होंगी, तो कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं उसमें और कैसे हम उसमें फ़र्क महसूस कर सकेंगे कि ये इस प्रजाति की है? मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां होती है। इसमें है भौरा मधुमक्खी, देशी मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी। तो भौरा मधुमक्खी जो है ये, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एपिस डोर्सेटा। वो आकार में सबसे बड़े मधुमक्खी होती है, लेकिन ये गुस्सेली स्वभाव की होती है। शांत स्वभाव की नहीं होने की वजह से उसे बक्से में आसानी से पाला नहीं जाता है। उसका मधु उत्पादन एक बक्से से लगभग एक साल में 35 से 40 किलोग्राम मधु का उत्पादन निकाला जा सकता है, लेकिन इसे बक्से में पाला नहीं जाता। दूसरी जो मधुमक्खी है उसे हम बोलते हैं देशी मधुमक्खी। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है एपिस सिराना इंडिका। यह मधुमक्खी स्वभाव से शांत है, पालतू है, इसलिए हम उसे बक्से में रख सकते हैं और एक बक्से से हर साल एक महीना 5 से 10 किलोग्राम मधु का उत्पादन मिलता है। तीसरी है छोटी मधुमक्खी। छोटी मधुमक्खी हम उसे अंग्रेजी में बोलते हैं एपिस मेलिफेरा बोलते हैं। तो इस मधुमक्खी का उत्पादन मधु जो है ये भी बहुत कम है। हाफ से आधा किलो से 1 किलो उसका मधु का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें वकचूट ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी तरफ भाग जाती है, इसलिए इसे बक्से में रखना मुश्किल है। सबसे अच्छी और जो मधुमक्खी है चौथी, उसे हम बोलते हैं यूरोपियन मधुमक्खी। उसे इटालियन मधुमक्खी भी कहा जाता है। बिहार में जितने मौन पालक है, मधुमक्खी पालक है, सबसे ज़्यादा ये यूरोपियन मधुमक्खी का ही बक्से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भारत के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी पाली जाता है। सबसे ज़्यादा मधु उत्पादन इसी मधुमक्खी से होता है। एक बक्से से हर साल लगभग 60 से 80 किलो मधु का उत्पादन इस मधुमक्खी से होता है। यह मधुमक्खी शांत है, मेहनती है, इसलिए उसे बक्से में रखना ठीक है और मधु का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। जो 2012-13 का रिपोर्ट बिहार सरकार का आया था उसमें दिखाया गया था कि जो मौन पालक बिहार में है सबसे ज़्यादा उन्होंने इटालियन मधुमक्खी का ही बक्से इस्तेमाल किया।
उसकी वजह से मधु का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में बिहार का सबसे ज़्यादा था। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर माने साहब से और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं मधुमक्खी पालन को लेकर, इस व्यवसाय को लेकर। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने साहब से। आप वरीय वैज्ञानिक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में। डॉक्टर साहब, क्या मधुमक्खियों का परिवार भी होता है, और अगर परिवार होता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? हमारा जैसा परिवार है वैसा मधुमक्खी का भी परिवार होता है। मधुमक्खी के परिवार में 3 सदस्य होते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी एक बक्से में केवल एक ही रानी होती है, उसका कार्य होता है अंडा देना। एक रानी लगभग एक बक्से में हर रोज 1500 से 2000 तक अंडा देती है और नए नए शिशुओं को भी खिलाती है। रानी जब वृद्धा हो जाती है तब उसका अंडा देने का काम बंद हो जाता है, तो श्रमिक मधुमक्खियाँ उनको बक्से के बाहर निकाल देती है अथवा मार देती है, तो नई रानी जन्म लेती है। परिवार का दूसरा सदस्य होता है नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी की संख्या रानी से अधिक, मतलब लगभग एक बक्से में 200 से 400 नर मधुमक्खी रहते हैं और नर का मुख्य कार्य है रानी को गर्भित करना। बाद में तीसरी जो है श्रमिक मधुमक्खी, उसे हम बोलते हैं कामगार मधुमक्खी या मजदूर मधुमक्खी। सबसे ज़्यादा बक्से में काम करने वाली, रखरखाव करने वाली, बक्से का देखभाल करने वाली मधुमक्खी होती है श्रमिक मधुमक्खी। साथ साथ वो बक्से को वातानुकूलित रखती है। मधुमक्खी के बक्से को बाहर से आने वाले जो शत्रु बीमारियां हैं उनसे भी बक्से का प्रतिबंध करती है, रोकथाम करती है। साथ साथ नए नए छत्ते बनाती है, उसका मरम्मत करती है। बक्से में जो छोटे छोटे शिशु अंडे हैं उनको भी खिला के उनकी देखभाल करती है। इस तरह हमारे परिवार जैसे मधुमक्खी के परिवार में 3 अच्छे सदस्य होते हैं। डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन में एक शब्द का बड़ा प्रयोग होता है, मौनचेरी का। ये मौनचेरी है क्या? तो मौनचेरी ये जो शब्द है, मधुमक्खी पालक उसे मधुमक्खी का चारागाह भी बोलते हैं। तो मौनचेरी एक ऐसी जगह है जहाँ से मधुमक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा पुष्परस एवं पराग मिलता है।
मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूल होते हैं। जैसे हम सरसों की खेती देखते हैं, सब्जियों की खेती होती है ना, बहुत सारे अमरूद वगैरह आम के पेड़ होते हैं, लीची के पेड़ होते हैं, मतलब उस जगह से मधुमक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा फूल उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे फूलों को मधुमक्खी भेंट देती है और पुष्परस एवं पराग फूलों से इकट्ठा करती है। पुष्परस एवं पराग जो इकट्ठा किया हुआ है वो बक्से में लाया जाता है, उसमें पानी मिलाकर मधु का निर्माण किया जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो मधुमक्खी को पुष्परस प्रदान करते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो मधुमक्खी को पराग प्रदान करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो मधुमक्खी को पुष्परस एवं पराग दोनों प्रदान करते हैं। तो पुष्परस एवं पराग प्रदान करने वाले जो वृक्ष हैं वो किसानों ने अपने खेत में लगाना चाहिए, ताकि मधुमक्खी को ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की उपलब्धता हो जाए। अगर हम देखें तो ऐसे वृक्ष हैं, अमरूद है, आम है, लीची है, करेला है, सब्जियां हैं, इन सारे बहुत सारे ये जो फसल है, पेड़ वगैरह है, उनसे मधुमक्खियों को ज़्यादा पुष्परस एवं पराग मिलता है, उसे हम मौनचरी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जो मधुमक्खी है उसको भोजन की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तो एक तो नेचुरल जहाँ तहाँ से उसको भोजन मिल जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से अगर हमको मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसको भोजन चाहिए। ये भोजन कैसे उपलब्ध होगा, क्या व्यवस्था होगी उसके लिए? तो बरसात के जब दिन है तो बरसात के दिनों में मधुमक्खी को ज़्यादा इधर उधर घूमना जाता पुष्परस एवं पराग इकट्ठा करने के लिए। तो जो मधुमक्खी पालक है, मौन पालक है, उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय में, बरसात के समय में उनको कृत्रिम भोजन खिलाना जरूरी है। तो कृत्रिम भोजन कैसे बनाए? तो मधुमक्खी का कृत्रिम भोजन बनाने के लिए चीनी की चाशनी बनाना जरूरी है। तो चीनी की चाशनी बनाने के लिए क्या करें? तो 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चीनी डाल दीजिए, उसे अच्छी तरह से घुलाइए और बर्तन गर्म कर दीजिए। बाद में बर्तन को ठंडा होने के बाद चीनी का चाशनी बन जाएगा। तो जब चीनी का चाशनी बन जाएगा तो उसमें एक बिकाक्सुल का पाउडर डालिए, बाद में साथ साथ ईस्ट पाउडर, दूध पाउडर, ग्लिसरीन वगैरह, सोयाबीन का आटा, ये चीज़ें सब मिलाकर उसका कृत्रिम भोजन बनाकर मधुमक्खियों को खिलाया जाता है। तो बरसात के दिनों में मधुमक्खी का मृत्यु न हो जाए और बक्से में कोई नुकसान न हो जाए, इसके लिए उनको सभी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया वो ये सब मिला के कृत्रिम भोजन बनाकर मधुमक्खियों को खिलाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जनवरी महीना समाप्त होने को है, फरवरी आरंभ होने को है, ऐसे में मधुमक्खी पालन का सही समय आप कब मानते हैं? हाँ, मधुमक्खी पालन जो हम बोलते हैं कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यह मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमारे खेत में सबसे ज़्यादा सरसों के फूल उपलब्ध होते हैं, साथ साथ आम का भी फूल होते हैं, लीची के फूल होते हैं, अमरूद होते हैं, सब्जियों के फूल होते हैं। तो मधुमक्खी पालक या मौन पालक लोगों ने यह दिसंबर जनवरी से मधुमक्खी का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, ताकि मधुमक्खी को ज़्यादा से ज़्यादा पुष्परस एवं पराग इन्हीं दिनों में खेतों से मिलता है और उसी की वजह से ज़्यादा मधु का उत्पादन होता है। तो जो मधुमक्खी पालक बिहार में हैं, इसी साल के हो गए, नहीं तो अगले साल जो मधुमक्खी का पालन का व्यवसाय करने जा रहे हैं, उनके लिए हम यही सलाह देनी चाहिए कि अक्टूबर नवंबर का महीना जब शुरू हो जाए तब वो किसी संस्था से या जिला कृषि पदाधिकारी या जिला उद्यान पदाधिकारी या जिले की आत्मा एजेंसी से मधुमक्खी के बक्से, ज़्यादातर इटालियन मधुमक्खी के बक्से लीजिए और अपना मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर दीजिए। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना है मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर माने साहब से, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं मधुमक्खी पालन को लेकर, इस व्यवसाय को लेकर। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की ताने में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण दादा साहब माने साहब से। आप वरीय वैज्ञानिक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में। मधुमक्खी अगर जीव है तो निश्चित रूप से उसको बीमारियां भी ग्रसित कर सकती हैं। तो मधुमक्खियों को जो लोग पाल रहे हैं उनको किन किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए ताकि मधुमक्खी को किसी तरह की बीमारी न लग सके? जैसे आदमी को बीमारियां वगैरह लगती है, वैसे मधुमक्खियों के भी कुछ कीट और बीमारियां लगती है। तो मधुमक्खियों में मुख्यतः जो कीट लगते हैं उसमें है मोम पतंग है, वैक्स है, बक्शीला चिड़िया है, साथ साथ कुछ चूहा वगैरह, भालू, मकड़ी, ये भी कीट मधुमक्खी को सताते हैं। साथ साथ कुछ बीमारियों का भी प्रकोप शिशु मधुमक्खियाँ और वयस्क मधुमक्खियों पे भी हो जाता है। जैसे नोजेमा रोग है, प्लाज्मोडियम से बना हुआ रोग है, कुछ अमेरिकन फाउल ब्रूड से बना हुआ रोग है, यूरोपियन फाउल ब्रूड है, थाईसैक ब्रूड है, जो विषाणु से बने हुए, जीवाणु से बने हुए कुछ बीमारियां भी मधुमक्खियों पे आती है। ऐसा तो इन जो बक्सा है इनसे हमको शत्रु मतलब कीट और बीमारियों से बचाना जरूरी है। इसलिए मधुमक्खी पालक और मौन पालक को हम यही सलाह देते हैं कि आपके बक्से को लगातार देखभाल करते जाइए ताकि उसमें कोई शत्रु कीट या बीमारी न आ जाए। अगर ऐसे बक्से में कुछ बीमारी शत्रु कीट आ गए तो तुरंत उस बक्से को दूसरे बक्सों से अलग कीजिए ताकि जो बीमारी फैलने वाली है उसको रोका जाए। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन अपने आप में एक बड़ा व्यवसाय है और इसको लेकर क्या सतर्कता बरती जाए, कैसे हम अच्छा उत्पादन करें, कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं मधुमक्खियों को लेकर, तो उनसे कैसे हम सतर्क रहें, इन सारी विषयों पर, इन सारी बातों को लेकर हमारे डॉक्टर माने साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक बताया है। और मुझे लगता है जो लोग भी इस व्यवसाय में लगे हैं उनके लिए ये बातचीत लाभदायक सिद्ध होगी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।